हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने यहाँ दे रखा है, अकाउंटिंग फर्निशेस डेटा ऑन, यानी कि जो अकाउंटिंग होता है वो फर्निश करता है डेटा किससे? इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर से, यानी या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, और ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए अकाउंटिंग की बात की जा रही है, और अकाउंटिंग किससे कंसर्न होती है? वो इनकम से, और जो मैनेजर की कॉस्ट वहाँ पे लग रही है उससे कंसर्न, यानी कि ओवरऑल अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट होता है जहाँ पर हमारी जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है वो काम कर रही हो। ये हमें फाइनेंशियल कंडीशन भी प्रोवाइड करती है, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी जो होती है पर्टिकुलर ईयर में वो भी हमें बताती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द लॉन्ग टर्म असेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेस अ वैल्यू इज नोन एज। अब हमें लॉन्ग टर्म असेट्स है जो जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म असेट्स का मतलब हमें लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट करेगी, ठीक है। और उस पजेस अ वैल्यू, अब उसकी वैल्यू पजेस की गई है, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन हम उस कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं, करंट असेट्स वो होती है जो कि शॉर्ट टाइम की होती है, यानी कि 1 साल से कम टाइम पीरियड की। फिक्स असेट जो होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है फिक्स असेट्स की। इंटेंजिबल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे हाईलाइट है पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा हमारा इंटेंजिबल असेट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, द असेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर और लेस इज नोन एज। अब हमें बताना है ऐसी एसेट जो कि इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं हमारी कैश में शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। अब ये शॉर्ट टाइम पीरियड क्या होगा? 1 साल या उससे भी कम। तो वो क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर ऑप्शंस में भी क्लियर किया था। यहाँ आप ऑप्शंस देखिए, करंट असेट्स दे रखा है, फिक्स असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है, इन्वेस्टमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करंट असेट्स। क्योंकि फिक्स असेट जो होती है वो मोर देन 1 ईयर की होती है, ठीक है, और इसको हम इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से बेसिक नॉलेज जज की जाती है, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। अब ये कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आपने पढ़ा होगा, अब आपको बताना है ये क्या है। करंट असेट्स है, फिक्स असेट है, इंटेंजिबल असेट्स है, या फिर इन्वेस्टमेंट है। देखिए फ्रेंड्स, कॉपी, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के होते हैं, और आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको यह बेनिफिट करते हैं, तो ये करंट असेट्स तो हो नहीं सकते। फिक्स असेट्स की बात की जा रही है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि फिक्स असेट्स की जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो होनी चाहिए। आप कॉपीराइट को टच नहीं कर सकते, पेटेंट को टच नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क को टच नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट ये हमारा है नहीं, इसलिए ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इंटेंजिबल असेट्स है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक रहे, क्योंकि एक बार अगर आप कॉपीराइट करा देते हैं तो वो उस पर आपका ही अधिकार होगा, आप उसको जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई और इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। आप का जो पेटेंट चीज है उसको आप यूज कर सकते हैं, और आप उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the debt which are to be repaid within a short period a year or less are referred to as। अब ऐसे डेट जो कि रिपेड हो जाते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर, जो कि हमारा 1 साल या उससे कम हो सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है? करंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज, कंटेंजेंट लाइबिलिटीज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी ऊपर पढ़ा था करंट के बारे में, तो लाइबिलिटीज से और असेट्स में आप उसको आपस में चेंज कर लीजिए। तो देखिए करंट लाइबिलिटी क्या है? 1 साल से कम वाली, ठीक है। करंट का मतलब होता है 1 साल से कम या 1 साल। फिक्स का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट इज। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स फ्यूअर परचेजेस, या फिर नेट प्रॉफिट फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप देखिए जब ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालते हैं तो वो कैसे निकल कर आता है, जब हमारी सेल्स एक्सेस में हो जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, तो हमें जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट आते हैं, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन दी। अब नेट प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट किया जाता है किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन, आपने अकाउंट्स बनाए हैं तो वहाँ पर आप प्रैक्टिकल पार्ट अगर करते हैं तो उसके थ्रू भी आपको ये पता होगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा एक्सेस अमाउंट होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट, और अगर हमारा कम अमाउंट होता है यानी कि हमारे डेट जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे लॉस हैं वो हमारे कम होते हैं, और हमारी जो इनकम है या फिर हम प्रॉफिट बोल सकते हैं वो हमारे ज़्यादा होते हैं, तो वो निकल कर आता है हमारा नेट प्रॉफिट। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ट्रायल बैलेंस हमें दोनों का स्टेटमेंट देता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, in order to find out the value of the closing stock during the end of the financial year we, यानी कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर, तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक को किस तरह से ट्रीट करेंगे या शो करेंगे। डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग, डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स, डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर लुक इन द स्टॉक अकाउंट। अब यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू तो हम इसको स्टॉक टेकिंग से लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको ना ही जो हमारा गुड्स सोल्ड है सेल्स के थ्रू हम वहाँ से डिडक्ट करके लेंगे, ना ही हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वहाँ से ओपनिंग स्टॉक को डिडक्ट करके लेंगे, और ना ही हम स्टॉक अकाउंट में देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स असेट्स। अब इसमें से कौन सी हमारे फिक्स असेट्स को इजीली या फिर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं। आर वॉट टू बी यूज्ड इन बिजनेस, यानी कि जिनको हम बिजनेस में लेकर आए हैं। आर एक्सपेंसेस आइटम्स ब्रॉड फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस आइटम्स, या फिर आर आइटम्स विच नॉट बी वियर नॉट क्विकली, जिनको हम क्विकली वेयर नहीं कर सकते, या फिर आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, यानी कि लॉन्ग लाइफ के लिए हैं और जिनको स्पेसिफिकली रीसेल के लिए परचेस नहीं करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, तो देखिए फ्रेंड्स फिक्स असेट्स की बात है, यानी कि जो हमें लॉन्ग टर्म प्रोवाइड कर रही है बेनिफिट। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फिक्स असेट्स में क्या आता है वो आप माइंड में रखिए। देखिए प्लांट एंड मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गई, ये आप रीसेल पर्पज से नहीं लेते, और इसका जो बेनिफिट होता है आपको लॉन्ग टाइम तक मिलता है। ठीक है, आप जब भी लेते हैं तो आप ये सोच के नहीं लेते कि हमें इसको बेचना है किसी और को इसलिए हम परचेस कर रहे हैं, या फिर थोड़े टाइम यूज़ करेंगे फिर हम इसको सेल कर देंगे, इस तरह का कोई भी पर्पस आपके माइंड में नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं होता है, ये कोई यूज़ के पर्पज से नहीं लेते, या ना ही इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट बैठेगा। एक्सप्लेन बेस्ट हमारा ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि ये हम लॉन्ग लाइफ के लिए लेते हैं, ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए लॉन्ग टर्म में, और इसको हम रीसेल के पर्पज से कभी नहीं लेते। वो बात अलग है कि अगर हम कभी भी अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं तब हम जो भी असेट्स हमारे पास बचते हैं हम उसको रीसेल करें, लेकिन हमारा प्राइमरी पर्पस ये नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू। अब जो प्लेसिंग कमोडिटीज हैं सेलेबल कंडीशंस में वो चार्ज की जाते हैं किसके थ्रू, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट, बैलेंस शीट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटी इनटू सेलेबल कंडीशंस की बात की जा रही है। तो ये हम जब भी कोई भी कमोडिटी सेलेबल कंडीशंस के थ्रू चार्ज करते हैं तो यहाँ पर हम ये किसके थ्रू करते हैं, ये करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने जब भी कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तो वहाँ पर आप सेल्स करते हैं और वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
पर्सनल अकाउंट आर सीन इन दी। अब जो सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट है वो कहाँ दिखाए जाते हैं, सेल्स लेजर में, नॉमिनल लेजर में, परचेस लेजर में या फिर जनरल लेजर में। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है सप्लायर्स पर्सनल की, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परचेस लेजर में ये हमें दिखाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो कनेक्शन हम बोल सकते हैं या ये रिलेटेड होते हैं हमारे परचेस से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, if you want to ensure that your money will be secured if checks sent are vested in the post you should। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मनी है वो आपकी सिक्योर्ड रहे और आप चेक सेंड करना चाहते हैं पोस्ट के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, ऑलवेज पे बाय कैश, पे के हमेशा इसको कैश के थ्रू पे करेंगे। तो फ्रेंड चेक की बात की जा रही है तो पे की तो बात हो नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल कट गया। नेक्स्ट आता है क्रॉस योर चेक्स अकाउंट पे ओनली नॉट नेगोशिएबल, लिखेंगे ऑलवेज गेट द मनी इन पर्सन, आप हमेशा उस पर्सन को मनी देंगे, या फिर नॉट यूज द पोस्टल सर्विस इन फ्यूचर, या फिर आप फ्यूचर में कोई पोस्टल सर्विस नहीं यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो करेक्ट इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आप अपने चेक को क्रॉस चेक करेंगे। आपने देखा होगा, आपने क्रॉस चेक के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि ये हमारा चेक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम दो लाइन करते हैं जिसको क्रॉस चेक बोला जाता है, और यहाँ पर अंदर हम लिखते हैं अकाउंट पे ओनली, ठीक है, और अगर आप पर्टिकुलर बैंक में देना चाहते हैं तो आप उस बैंक का नाम भी लिख देते हैं। इससे क्या होता है, इसका पेमेंट विंडो पर ना होकर उस पर्सन के अकाउंट में होता है, जिससे क्या होता है हम यहाँ पे सिक्योर्ड कर देते हैं अपना चेक, जिससे ये किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर कोई पर्सन आपके चेक को मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा क्रॉस चेक, तो यहाँ पर ये एक बेस्ट वे होता है जिसके थ्रू आप अपने जो मनी है चेक की उसको सिक्योर्ड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप थर्ड ऑप्शन कट जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे कट जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये मत समझिएगा कि बहुत सिंपल है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सिर्फ ये जज करने के लिए कि आपने हाई चीज़ तो पढ़ ली है लेकिन क्या आपको बेसिक नॉलेज भी है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हर तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर चाहे वो बेसिक नॉलेज से रिलेटेड हो, हाई लेवल नॉलेज से रिलेटेड हो, आपको सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट्स रिसीप्ट्स आर। अब जो डिस्काउंट रिसीप्ट्स हैं वो किसके थ्रू होते हैं, डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, या फिर हम अकाउंट से पे कर रहे हैं, डिडक्ट व्हेन वी रिसीव कैश, जब हम कैश से रिसीव करते हैं, गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे डिस्काउंट की बात की जा रही है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जब हम अपने अकाउंट के थ्रू पे करते हैं तब हमें ये डिडक्ट करते हैं हम इसको डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट एंटर्ड इन। अब जो सेल्स इनवॉइसेस हैं फर्स्टली कहाँ एंटर किए जाते हैं, कैश बुक में, परचेस जर्नल, सेल्स जर्नल, या फिर सेल्स अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्स इनवॉइसेस फर्स्टली एंटर किए जाते हैं सेल्स जर्नल में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटर्ड इन द परचेस जर्नल आर डिस्काउंट्स रिसीव्ड, परचेज इनवॉइस, पेमेंट टू सप्लायर्स, या फिर ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि अब जो परचेज जर्नल हैं वो एंटर्ड किए जाते हैं किस में, तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परचेज जर्नल की बात की जा रही है, इसमें एंटर होंगे परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस की बात है तो सेल्स जर्नल में जाएंगे, ठीक है, आपको ये याद रखना है, यानी कि जिससे भी कंसर्न होंगे वो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट है एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज। यानी कि बैलेंस शीट डेट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रोविजन बचता है हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू असेट्स अकाउंट, असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर थर्ड है यहाँ पे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर सिंपली हम इसको डिडक्ट कर देते हैं जो भी हमारे एसेट्स है उसमें से बैलेंस शीट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी आपको ट्रीटमेंट पता होगा, जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो आपको क्या करते हैं, जो भी आपका जो डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन एक्यूमुलेटेड प्रोविजन बचता है
आप उसको क्या करते हैं, जो जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो जो भी कंसर्न चीज़ होती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है, कंसर्न आइटम जो होता है वहाँ से आप उसकी डेप्रिसिएशन को सिंपली डिडक्ट करके शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी टेक गुड्स फ्रॉम ओन यूज़ वी शुड, अगर हम अपने पर्पज से यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आपको पता है जब कोई भी गुड्स अपने खुद के पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बिजनेस से निकालते हैं, ठीक है, सेंस इसका वही है कि आप बिजनेस से उस गुड्स को निकाल रहे हैं, तो आप वहाँ पे आपने देखा होगा जब हम अपने बिजनेस से अपने ओन पर्पस के लिए किसी भी गुड्स को लेते हैं तो वो क्या किस नाम से आता है, वो ड्राइंग बन जाती है, ठीक है। तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ऑप्शंस है डेबिट करेंगे ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेस अकाउंट, डेबिट ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, डेबिट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, या फिर डेबिट परचेस अकाउंट और क्रेडिट सेल ड्राइंग्स अकाउंट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है ड्राइंग की। आपने एंट्री की होंगी जब भी आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो आप ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अभी आपकी लायबिलिटी है, आपको इसको पे ऑफ करना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट परचेज अकाउंट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन अ पिटी कैश बुक इज कैप्ट देयर विल बी, जब हम पिटी कैश बुक रखते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है। नो एंट्रीज मेड एट ऑल इन दी जर्नल लेजर फॉर आइटम्स पेड बाय पिटी कैश बुक, यानी कोई भी एंट्री नहीं होती जो भी आइटम्स पे किए गए हैं पिटी कैश बुक के थ्रू। द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज इन दी जर्नल लेजर में भी ट्रीटमेंट होगा, फ्यूअर एंट्रीज मेड इन जर्नल लेजर या फिर मोर एंट्रीज मेड इन जर्नल लेजर। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री, जब ट्रायल बैलेंस का टोटल एग्री नहीं करता है तो डिफरेंस को हम किस तरह से शो करते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर, नॉमिनल अकाउंट में शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, या फिर सस्पेंस अकाउंट में शो करते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा हो जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें कई बार चेक करने के बाद भी आपको लगता है कि आपने सभी तरह की एंट्री कर दी है लेकिन फिर भी बैलेंस वहाँ पे मैच नहीं होता है, तो आप कौन सा अकाउंट क्रिएट करके उनके आंसर जो भी बैलेंस है उनको मैच करते हैं। वहाँ पर हम जब भी हम जो हमारी दोनों साइड होती हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड, वहाँ पर अगर हमारा मैच नहीं होता है तो हम वहाँ पे जो रिमेनिंग बैलेंस होता है उसको सस्पेंस अकाउंट्स के नाम से शो करके उन दोनों के आंसर को मैच कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, if it is required to maintain fixed capitals then the partner share of profit must be, अगर हमें जरूरी है कि हम फिक्स कैपिटल्स को मेंटेन करके रखें तो पार्टनर शेयर्स जो होगा प्रॉफिट का जो पार्टनर शेयर्स होंगे वो क्या होंगे। क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू, डेबिट कैपिटल अकाउंट्स में, या फिर डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, या फिर क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फ्रेंड्स फिक्स एसेट्स की बात की जा रही है और प्रॉफिट का जो शेयर होगा पार्टनर्स का वो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, तो ये हम करेंगे क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के थ्रू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आउट ऑफ 4 पॉइंट्स विच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहाँ पर हम मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन की बात की जा रही है जो कि हमारे मॉनेटरी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। सोशल सर्विस मनी से रिलेटेड नहीं होता है, प्रोफेशनल हमारा मनी से रिलेटेड होता है, और ट्रेडिंग इन गुड्स भी हमारा मनी से रिलेटेड होता है। इसलिए यहाँ पे नॉट देखिए नॉट गिवन है, सोशल सर्विस इकोनॉमिक नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। अब यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी देखनी है तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस एक्टिविटी में हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स की भी बात करते हैं। जबकि हम प्रोडक्शन बिजनेस के अंदर
वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस बिजनेस के टर्म्स में बात नहीं करते, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज और सेल, रिस्क एलिमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक में प्रोडक्शन आता है, क्योंकि बिना प्रोडक्शन के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती। सेल और एक्सचेंज भी जरूर होगा उसमें, चाहे हम सर्विस सेक्टर की बात करें या फिर हम ट्रेडिंग सेक्टर की। अब रिस्क एलिमेंट, हम कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क एलिमेंट जरूर होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ये सारी ही एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक हमारी बिजनेस से कंसर्न है। नेक्स्ट है, ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्रीज। अब ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स जो है वो किसके अंदर क्लासिफाइड की गई हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी, टर्टियरी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे ऑयल की बात करें, ऑयल रिफाइनरी की या फिर शुगर मिल की, तो ये हमारी देखिए फ्रेंड्स हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर कवर की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। अब इसमें से हमें ये देखना है कि जो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि हमारे ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती हैं। बैंकिंग, वेयरहाउस, इंश्योरेंस या फिर माइनिंग। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो हमारी सपोर्ट ट्रेड है, जो ट्रेड को सपोर्ट करती है एक्टिविटी, उसमें बैंकिंग, वेयरहाउस, इंश्योरेंस, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है, जो कि हमारी हेल्प करती हैं ट्रेड में, इसलिए यहाँ पे माइनिंग नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्क। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें सैलरी और वेजेस दी जाती है किसी भी पर्सन को? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, बिजनेस कहा गया है उसके लिए, प्रोफेशनल या नन ऑफ द अबव। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज होगा जब हम वहाँ उसे सैलरी और वेजेस देते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में ही हम उसको सैलरी और वेजेस देते हैं, जहाँ पे दो रिलेशन बनते हैं, दो पार्टी होती हैं और उनके बीच जो रिलेशन होता है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का होता है। ठीक है, दो पार्टी होती हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट है, विच आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। अब इसमें बताना है इसमें से कौन सा आइटम हमारा बिजनेस रिस्क का कॉज नहीं है। ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, एफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट या फिर चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बिजनेस रिस्क की बात करें तो चलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे आप इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस जो इसका कारण नहीं है वो बिल्कुल ही अलग है, आप इजीली बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चेक करूँगी कि आपने में से कितने लोगों ने वो सही आंसर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज्ड। अब इनमें से इन विच बिजनेस, किस बिजनेस में जो सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ है वो कैटेगराइज की गई हैं? कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी या फिर टर्टियरी। तो सपोर्ट सर्विस को कहाँ पे इंक्लूड किया गया है हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज सपोर्ट इंडस्ट्रीज इंक्लूड नहीं करती, प्राइमरी में भी नहीं आते हैं और वो सेकेंडरी का भी पार्ट नहीं होते। जो सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी टर्टियरी का पार्ट होती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन बिजनेस वाई इट इज़ एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस में प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट बनाना इतना एसेंशियल या फिर ज़रूरी क्यों है? इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, यानी कि ये हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है रिटर्न इन्वेस्टर्स को। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए फंड प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। ये इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने में हेल्प करता है, फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए फंड प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट, और अगर कंपनी की प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी होगी मार्केट में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें बताना है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरो दैन बिजनेस, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड्स एंड auxiliaries to trade,
Foreign trade is purchase and sale by the traders of the same country. Traders serve as a link between producers and consumers. तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, जो कि परचेस करेगा और सेल कर देगा उन ट्रेडर्स को जो कि उसके सेम कंट्री के हैं, जबकि फॉरेन ट्रेड में सेम कंट्री में कभी डीलिंग नहीं की जाती, वो अदर कंट्री के साथ होगी डीलिंग, तभी हम उसको फॉरेन ट्रेड कहेंगे। अगर इनलाइन ट्रेड कहा जाएगा अगर वो उसी कंट्री से खरीद के उसी कंट्री के लोगों को सेल कर रहा है, तो वो इनलाइन ट्रेड होता है। फॉरेन ट्रेड होता है आपने एक पर्टिकुलर कंट्री से खरीदा और दूसरी पर्टिकुलर कंट्री को सेंड किया, ठीक है, या सेल किया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। अब इसमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स आपको मैनेजमेंट फंक्शन पहले पता होने चाहिए कितने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है हमारा पोस्ट कॉर्प, यानी कि प्लानिंग, देखिए ये रहा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ का मतलब यहाँ पे होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा, कई लोग सीओ को कंट्रोलिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेटिंग भी बोल देते हैं, समझते हैं, तो आप इसमें से कोई भी मान सकते हैं। वैसे कंट्रोलिंग यहाँ पे होगा मेन, ठीक है। आर से क्या होता है यहाँ पर, आर से यहाँ पर होगा हमारा रिपोर्टिंग, बी से होगा यहाँ पे बजटिंग, इसलिए यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है, ठीक है। ये मैनेजमेंट फंक्शन कोऑपरेटिंग नहीं है, पोस्ट कॉर्प होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमारे किस रोल के अंदर आती है? टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है ये, मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम है, या फिर सभी का काम है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स जो पॉलिसी होती है उसको फॉर्मुलेशन करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। अब मैनेजमेंट किस तरह से डिफाइन किया जाता है? ये एक आर्ट है, साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस, या नॉन ऑफ द अबव। आपने ये क्वेश्चन बहुत पढ़ा होगा, मेनली पूछा जाता है एग्जाम, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक तरह से वो आपको एक बोनस मार्क देते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है, आप इजीली टिक लगा सकते हैं। मैनेजमेंट जो है वो हमारा आर्ट भी है, साइंस भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो मैंशनड आइटम डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। और इसमें से नीचे में आइटम्स गिवन है, वो हमारे स्केलर चेन में कौन सा मेंशन नहीं है? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें स्केलर चेन की, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या है? ऑप्शन है, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिस्पर्जल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्रिएटिंग डिवीजन एज अ प्रॉफिट सेंटर, या फिर ओपनिंग द न्यू सेंटर ऑफ ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। देखिए सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक हेड होगा, ठीक है, और जितने भी उसकी ब्रांचेस होंगी, वो सारी चीज़ जो भी वर्क करेंगी ये ब्रांचेस, वो उसकी रिपोर्टिंग किसको देंगी? इस हेड डिपार्टमेंट को। ये होता है सेंट्रलाइजेशन, पूरी अथॉरिटी सेंट्रल के पास होगी, इस सेंटर के पास या हेड ऑफिस के पास। डिसेंट्रलाइजेशन इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो भी ब्रांचेस होंगी इन लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है हेड के द्वारा, ये लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। कुछ डिसीजंस होते हैं, जबकि सेंट्रलाइजेशन में सारे डिसीजंस हेड लेता है। तो आप देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डिस्पर्जल ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग डिवीजन एज अ प्रॉफिट सेंटर, ओपनिंग द न्यू सेंटर ऑफ ब्रांचेज, या फिर रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा रिटेंशन करना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को, यानी कि अपने पास ही रखना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वो किसी को नहीं देना। सारे डिसीजन कौन लेगा? ये हेड लेगा। ये हमारा कहलाता है सेंट्रलाइजेशन, और ये कहलाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है,
टू हैव एन इफेक्टिव डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे इफेक्टिव डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद, उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी रखना कितना इफेक्टिव होगा, उसको हम अथॉरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव, प्रमोशन किसके अंदर काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम डेलीगेशन इफेक्टिव डेलीगेशन रखना हो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, तो उसको बोला जाता है अथॉरिटी, यानी कि आपने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक पावर दे दी है, ठीक है। तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है अथॉरिटी। अब उसके पास अथॉरिटी है, वो कौन सी चीज़ किस तरह से करेगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसको दे दी है, ठीक है, कुछ पावर्स के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन इसके लिए होगा बेस्ट, अथॉरिटी। नेक्स्ट है grouping of activities on the basis product lines is a part of। अब grouping of activities देखनी है on the basis product line is a part। ऑप्शंस हैं डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन की बात की जा रही है, तो इसको कहते हैं हम डिविजनल, यानी कि डिवीजन कर देना, ग्रुप कर दिए आपने प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ टास्क ऑफ। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो एक टास्क है टॉप में लेवल मैनेजर्स का, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन की बात की, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि हमारा टॉप लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसमें से कौन सा एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। डिकोडिंग, कम्युनिकेशन, चैनल और रिसीवर। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे डिकोडिंग, चैनल, रिसीवर के अलावा कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इसकी जगह अगर मैसेज होता तो हम इसको बोल सकते थे कि इसका पार्ट है, ठीक है। नेम द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। हमें यहाँ पे नाम बताना है प्रोसेस का जो कि कन्वर्ट करता है एक मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल्स में। मीडिया, एनकोडिंग, फीडबैक, डिकोडिंग, वो क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो सिंबल क्या कहा जाएगा, उस सिंबल को हम बोलते हैं एनकोड करना, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कैश फ्लो है उसका जो हम उसका स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो कि कैश फ्लो से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें कैश का इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए जब हम फाइनेंस करेंगे कहीं पे या फिर फाइनेंस रेस करेंगे तब भी हमारा कैश का फ्लो होगा। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे वहाँ भी हमारा कैश फ्लो होगा, और जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे वहाँ भी हमारा कैश का फ्लो होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं in cash flows when a firm invests in fixed assets and short-term financial statements result in इन्वेस्टमेंट्स रिजल्ट इन, यानी कि अब कैश फ्लो में जब हमारी फर्म इन्वेस्ट करती है फिक्स असेट्स में और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, तो उसका क्या मतलब होता है। हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगी इक्विटी, इंक्रीज होंगी हमारी लाइबिलिटीज़, डिक्रीज कैश होगा या फिर इंक्रीज कैश होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें कैश फ्लोज की जहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे फिक्स असेट्स में, तो यहाँ पर जब हम फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो फिक्स असेट्स तो हमारा बढ़ जाएगा, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी ये दोनों एक्टिविटी तो बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है। इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारे कैश है वो उसमें डिक्रीजमेंट आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ फर्म दैट इश्यूज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू रेज फंड्स रिजल्ट इन, यानी कि एक फर्म जो कि इशू करती है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स को फंड्स को रेज करने के लिए, तो उसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड जब कोई कंपनी फंड्स को रेज करने के लिए स्टॉक एंड बॉन्ड इशू कर रही है तो रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज कैश, इंक्रीज इक्विटी या फिर इंक्रीज लायबिलिटीज। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसका
ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ, क्योंकि हम स्टॉक और बॉन्ड्स रेज करेंगे तो वहाँ पे हमें कैश मिलेगा जिससे हमारा इंक्रीजमेंट होगा कैश का, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है द परचेज वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर इट्स सर्विसेबल लाइफ इज कैटेगराइज्ड एज। अब हमें यहाँ देखना है कि अगर कोई भी असेट्स की परचेज वैल्यू ज़्यादा है उसकी सर्विसेबल लाइफ से तो वो किस में कैटेगराइज की जाएगी, एप्रिशिएटेड लाइबिलिटीज, एप्रिशिएटेड असेट्स, डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर देखिए हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वो हमारा कहलाता है डेप्रिसिएशन। परचेज वैल्यू ज़्यादा है और सर्विसेबल लाइफ कम है तो हम उसको डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो हमारी डेप्रिसिएशन कहलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। अब जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारा फाइनेंशियल का, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट या नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको बताना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू। अब जो कैश फ्लो होता है, जब हम कैश फ्लो का स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज या फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हम 3 एक्टिविटीज़ मेनली इसमें इंक्लूड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटी। बाकी की जो है वो एक अदर पर्पस हो गया, लेकिन जो मेन पर्पस है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग वो होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ऑप्शन हमारे इनमें इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैश फ्लो का जो एग्जाम्पल है फाइनेंशियल एक्टिविटी से वो कौन सा होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर या परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। तो देखिए यहाँ पर हम कैश फ्लो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर, तो देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड में फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है हमारी, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड में भी हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है, कैश रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर में भी नहीं है। जबकि अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करें तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से हो रही हैं, परचेस ऑफ फिक्स असेट से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जी अब कैश फ्लो का एग्जाम्पल हमें अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो क्या होगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर कैश या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। जब हम नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के द्वारा एक किसी भी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो एग्जांपल फ्रॉम एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑप्शंस देखिए, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय अ बैंक या फिर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय अ बैंक। ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच आइटम्स कम अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स है फाइनेंशियल एक्टिविटी में हमारे इंक्लूड होंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट पेड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबव पेड। यानी कि देखिए फ्रेंड्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर हमारे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, इंटरेस्ट पेड भी आएगा या फिर ऑल ऑफ दी अबव, इसलिए यहाँ पूरा आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी। अब ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमारा क्या एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, बैलेंस शीट के बैलेंसेस को, लेजर अकाउंट के बैलेंस को, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बैलेंस को या फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस को। फ्रेंड्स इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, आपको अगर पता है कि ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर किया जाता है
किसके बाद प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि कौन सा अकाउंट है उसको प्रिपेयर करने के बाद, तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं जर्नल, फिर आता है लेजर, फिर आता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाएंगे, जब हम लेजर की एक्यूरेसी को चेक करेंगे कि वो जो लेजर हमने प्रिपेयर किया है वो सही है या नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ अ ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली डिलीटेड विल इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर यह है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली डिलीट हो रहा है तो क्या ये इफेक्ट करेगा बैलेंस पर, ट्रायल बैलेंस पर, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपने देखा कि वो कम्प्लीटली आपने डिलीट हो गया है, ऑप्शंस हैं नो, यस, अ ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी ओमिटेड, 3 ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स इसका असर हमारा ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्योंकि आपने देखा हो ट्रायल बैलेंस में एक और फंक्शन होता है, अगर बैलेंस मैच नहीं होता है तो हम वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख के डाल देते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कोई ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट निकल कर आया है वो सही है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट लिख कर उसको मैच कर देंगे आंसर्स को, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर में क्या चीज़ यूज़ की जाती है, स्पेशलाइज्ड जर्नल, बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट या फिर जर्नल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर की, तो अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया था तो आप इजीली बता सकते हैं। ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें लेजर अकाउंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर लेजर अकाउंट नहीं होगा तो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस यूज्ड। अब ट्रायल बैलेंस का क्या यूज है, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अ बैलेंस शीट, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द अकाउंटिंग साइकिल, या फिर इट रिकॉर्ड बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। तो देखिए फ्रेंड, ट्रायल बैलेंस के यूज़ की बात करें तो ट्रायल बैलेंस ना ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ना ही बैलेंस शीट के रिकॉर्ड को करता है, ना ही हमारी अकाउंटिंग साइकिल में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन देता है। ये सिर्फ हमारा एक रिकॉर्ड रखता है जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनके बैलेंस को, उनको मैच करने के लिए, उनको देखने के लिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इट रिकॉर्ड बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस देन द ट्रायल बैलेंस मीन्स, यानी कि जब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब होगा। ऑप्शंस हैं, अकाउंट बैलेंस आर करेक्ट, यानी कि अकाउंट बैलेंस हमारे सही है, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स होगा, नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, यानी कि हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है रिकॉर्ड करने में ट्रांजेक्शन्स के, या फिर नो मिस्टेक इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट, यानी कि लेजर अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करते हैं एंट्रीज की तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ये हमें क्या बताता है, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि डेबिट और क्रेडिट हमारा सेम है तो ये हमें बताता है कि मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स, इस फॉर्मूले को इंडिकेट करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं तो ये हम ट्रायल बैलेंस से नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई ऐसा आइटम हमने नहीं लिखा हो जो कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों में होना था, ठीक है, तो ये यहाँ से हमें नहीं पता चलेगा, करेक्टली मैच है ये भी हमें नहीं पता चलेगा, और लेजर में हमने अकाउंटिंग की सही पोस्टिंग की है ये भी हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ही हमने गलत कर दिया, वो बस आंसर मैच कर दिया हो उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता नहीं चलेंगी, ये सिर्फ हमें ये वाले कॉन्सेप्ट को बता देगा कि हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हमारे इक्वल होते हैं असेट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। अब ट्रायल बैलेंस जो है वो कब प्रिपेयर किया जाता है, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, एट द एंड ऑफ अ ईयर, यानी कि ईयर के एंड में, फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर, या फिर एट द एंड ऑफ अ मंथ। तो ट्रायल बैलेंस के यहाँ पे प्रिपरेशन की बात आ रही है तो ये एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम्स इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। अब इसमें से कौन सा आइटम है जो कि ट्रायल बैलेंस को के एग्रीमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट, डिपॉजिट इन ट्रांसिट, कंपनसेटिंग एरर्स, कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, या फिर पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का जो एग्रीमेंट है वो हमारा इन्फ्लुएंस करता है पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन से,
क्योंकि यहाँ पर मैच करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ऐसा है जो कि हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस इक्वल हो, द ट्रायल बैलेंस चेक एंड शोज it also indicates that there were no errors made during posting and recording and posting। यानी कि जो हमारे ट्रायल बैलेंस और का जो क्रेडिट बैलेंस है और जो हमारा डेबिट बैलेंस है इक्वल है, तो ये हमें ये चेक करके देता है। साथ ही साथ ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे किसी तरह की कोई भी एरर नहीं हुई है पोस्टिंग करने में, रिकॉर्ड करने में। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलेंगी? अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस, एरर ऑफ कमीशन, अर्थमेटिक एक्यूरेसी या फिर ओमिशंस ऑफ इकोनॉमिक इवेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी से हम देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अर्थमेटिक एक्यूरेसी के थ्रू ही हमारे ये बता पाएगा कि क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमारे इक्वल हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड का बैलेंस हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये हमारा अर्थमेटिक एक्यूरेसी के थ्रू बता सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विथ नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। यानी कि इनमें से कौन सा हमारा नॉर्मल बैलेंस की बात करें तो हमें शो होता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स अकाउंट, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, रेंट इनकम अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कैश अकाउंट। ये हमारा डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में मोस्टली शो किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट विथ नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। अब ट्रायल बैलेंस में कौन सा अकाउंट है जो नॉर्मल बैलेंस के साथ रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में? बैंक अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है क्रेडिट साइड की, तो देखिए कैश अकाउंट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हमने अभी डेबिट साइड की बात की थी। अगर हम बात करें तो एक्रूअल एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा राइट आंसर होगा। ये हमेशा क्रेडिट साइड में हमारा रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्मल बैलेंस के साथ। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, आपको ये बताना है। अगर आपने कॉस्ट का मीनिंग पता है आपको, अगर आपको इसका फीचर्स पता है तो आप इसको थ्रू भी बता सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, कॉस्ट असरटेनमेंट, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल ऑडिट, प्रॉफिट एनालिसिस। अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जो कॉस्ट का जो डायरेक्ट अगर हम देखें जो मेन प्राइमरी फंक्शन है कॉस्ट का, वो होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का कि कॉस्ट को एसरटेन करना। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे देखना कि उस पूरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, और आप उसके जो भी आपने उस पर एक्सपेंस किया है आप ऐसे कितनी कॉस्ट चार्ज करोगे कि आपको बेनिफिट भी हो जाए, ठीक है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट को एसरटेन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जबकि बी, सी एंड डी हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच फर्म। अब जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो अप्रोप्रिएट है किस फर्म के लिए, हमें ये बताना है। ब्रिकलेइंग फर्म्स, ट्रांसपोर्ट फर्म्स, हॉस्पिटल्स या ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स। तो देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग वो होती है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। ब्रिकलेइंग फर्म में डिफरेंट प्रोसेस नहीं होती हैं, ट्रांसपोर्ट फर्म्स में भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स की, तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। पहले जो ऑयल होता है उसको काफ़ी प्रोसेस में हम उनको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं जब तक वो बिल्कुल प्योर नहीं हो जाता। यानी कि डिफरेंट प्रोसेस हुई तब हम हमारे पास जो बेस्ट आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या होगा, बहुत सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद निकल कर आएगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन हाउ मैनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन। यानी कि कितनी तरह से हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन को कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 वेज से, 2 वेज से, 4 वेज से या फिर मैनी वेज से। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये पढ़ा होगा, जब आपने कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे डिफरेंट क्लैरिफिकेशंस दिए होते हैं कि आप कॉस्ट को कितने टाइप्स में डिफाइन कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई पर्टिकुलर
2, 3 या 4 तरीके नहीं हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप कॉस्ट को कर सकते हो, जैसे कि इंटरनल कॉस्ट हो गई, एक्सटर्नल कॉस्ट हो गई, आपने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डिफरेंट वेज होते हैं जिसके थ्रू आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैनी वेज। ठीक है, आप उसको कैसे भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हो कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट हो गई, तो डिफरेंट वेज है, यानी कि एक्टिविटी के बेसिस पे आपने उसको कर दिया, फंक्शन के बेसिस पे आपने कर दिया, या फिर प्रोडक्ट से कंसर्न है उससे रिलेटेड कर दिया, जैसे कि ये प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है तो हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट रिलेटेड है तो हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। तो आप डिफरेंट तरीके से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप उसका क्लासिफिकेशन जो भी है वो आप पूरा प्रोसेस आपको पता है, या फिर आप कोई और नया तरीका आपको पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये टाइप्स होते हैं, इन बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड। अब हमें यहाँ बताना है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है इनकर्ड होती है जब हम किसी भी कंपनी को क्लोज करते हैं, शट डाउन करते हैं। ठीक है, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट, या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट। यहाँ पे क्लोजिंग की बात की जा रही है। ठीक है, परमानेंट है, क्लोजिंग कर रहे हैं आप किसी भी कंपनी को, तो वहां पे इनकर्ड कौन सी कॉस्ट होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शट डाउन कॉस्ट, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को शट डाउन कर दिया है तो वहां पे शट डाउन कॉस्ट आएगी। संक कॉस्ट वो होती है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संक कॉस्ट कहलाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो हमारी प्रीवियस टाइम से रिलेटेड होती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट भी हमारी इससे रिलेटेड नहीं आएगी जब हम अपना बिजनेस क्लोज करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल्सो नोन एज। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और किस नाम से जाना जाता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, या फिर मेजर एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट को हम अगर बात करें, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता दूंगी, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपका राइट आंसर आपको पता है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके ऊपर छोड़ूं, जिससे कि आप, अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर करें, नहीं पता है तो आप उसको गूगल करके करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कोई क्वेश्चन हमें नहीं पता होता है और हम तभी उसको गूगल करते हैं तो वो ऑल टाइम के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉस्ट। अब वेयर हाउस रेंट जो है वो हमारी किस कॉस्ट का पार्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का, प्राइम कॉस्ट का, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेयर हाउस की बात की जा रही है, तो वेयर हाउस हमारा किससे कंसर्न होता है, ये हमारे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। जो हम जो भी हमारा माल है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने, जो भी हमारी पार्टी है उसको, तो वहां पे इसको इंक्लूड कर लिया जाता है, क्योंकि हम अपना जो भी रेंट आ रहा है हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि उसके प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंडर, यानी कि टेंडर क्या है। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स, या फिर एस्टिमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ पे बताना है कि टेंडर प्राइस जो होता है वो हमारा किससे कंसर्न होता है। तो फ्रेंड टेंडर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक टेंडर जो होता है उसमें कॉस्ट का एस्टिमेशन नहीं होता है, ना कि प्रॉफिट का, ना ही यूनिट का। इसके अंदर होता है हमारे सेलिंग प्राइस का एस्टिमेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आर टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज। अब जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये हमारी उसके पूरे टोटल को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, प्राइम कॉस्ट, या फिर वर्क कॉस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट की बात आई है तो डायरेक्ट कॉस्ट के लिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के जितना भी बैलेंस होता है उस पूरे टोटल को हम प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें से कौन सा आइटम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जा रही है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप यहाँ पर देखिए हम क्या चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से कंसर्न है, कॉस्टिंग की बात कर रही है, प्लानिंग
और कंट्रोलिंग ये हमारी अकाउंटिंग की कोई भी हमारी ब्रांच हो सब में काम आएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग की ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, ये आप सबको पता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई हमारी, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट है टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग। अब जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो किस तरह की कॉस्टिंग को इंक्लूड करती है, मल्टीपल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग या फिर बैच कॉस्टिंग। तो फ्रेंड टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो अपने यहाँ जो कॉस्टिंग मेथड यूज करती है उसे बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज्ड एज अ समरी मेजर्स फॉर अ सैंपल सच एज अ सैंपल मीन इज नोन है। अब यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि हमारे सैंपल के मेजरमेंट के लिए यूज की जा रही है एज अ समरी। तो उस सैंपल मीन को हम किस नाम से जानते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल स्टैटिक या फिर पॉपुलेशन मीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सैंपल की बात की जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जहाँ पे सैंपल की बात की जाती है उसको हम सैंपल स्टैटिक के नाम से जानते हैं, और जहाँ पर पॉपुलेशन की बात की जाती है वहाँ जहाँ पे पैरामीटर की बात की जाती है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक ब्रांचेस इंक्लूड। अब जो स्टैटिस्टिक की ब्रांचेस होती है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है, अप्लाइड स्टैटिक, मैथमेटिकल स्टैटिक, इंडस्ट्री स्टैटिक या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसके अंदर अप्लाइड एंड मैथमेटिक्स दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। To enhance a procedure, the control charts and procedures of descriptive statistics are classified into। यानी कि प्रोसीजर को इन्हेंस करने के लिए कंट्रोल चार्ट के और प्रोसीजर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हम उसको किस में क्लासीफाई करते हैं, बिहेवियरल टूल, सीरियल टूल, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्ट या स्टैटिस्टिकल टूल। तो देखिए हम इसको यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ये होता है हमारा ऑप्शन ए, बिहेवियरल टूल। हम इसको बिहेवियरल टूल में क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और ऑल्सो रिप्रेजेंट एज। अब जो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स है उसको और किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लोअर केस ग्रीक लेटर में, रोमन लेटर्स में, एसोसिएट रोमन अल्फ़ाबेट में या फिर अपर केस ग्रीक लेटर में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको हम रोमन लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप एंड पैनल ऑफ रेस्पोंडेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज। अब जो इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप और पैनल ऑफ रेस्पोंडेंट्स की बात करें तो उसको किसको कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी डेटा में, सेकेंडरी डेटा, आइटमाइज्ड डेटा सोर्सेज या फिर पॉइंटेड डेटा सोर्स। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है इंडिविजुअल रिप्रेजेंट की, और जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी डेटा सोर्स की, ठीक है, क्योंकि हम उससे डायरेक्ट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द हाइट, लेंथ एंड वेट आर कैटेगराइज्ड। अब कोई वेरिएबल है जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हाइट, लेंथ और वेट के अकॉर्डिंग, तो उसको किस में कैटेगराइज करते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में, फ्लो चार्ट वेरिएबल्स में, मेजरिंग वेरिएबल्स में या फिर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम इंक्लूड करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेथड यूज टू एग्जामिन इन्फ्लेशन रेट, एंटिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इज क्लासिफाइड एज। यानी कि एक ऐसा मेथड हमें बताना है जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन रेट को चेक करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक करते हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेक करते हैं किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, डेटा एक्सपोर्टिंग टेक्निक, डेटा इंपोर्टिंग टेक्निक, फोरकास्टिंग टेक्निक या फिर डेटा सप्लाइंग टेक्निक। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग, क्योंकि फोरकास्टिंग के थ्रू ही हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को चेक करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगी, इन्फ्लेशन रेट फ्यूचर में क्या होगी। आपने देखा भी होगा जब हमारा बजट आता है तो उसमें ये क्या कहा जाता है कि हमने ये फोरकास्ट किया है कि आने वाले टाइम में हमारी इन्फ्लेशन रेट यहाँ पहुँच जाएगी, इतना प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, फोरकास्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस यूटिलाइज्ड। अब जो ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एजुकेशन स्टैटिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, बिजनेस स्टैटिक या फिर सोशल स्टैटिक। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहलाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, राइट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द स्केल अप्लाइड इन स्टैटिक्स विच इम्पार्ट्स अ डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शंस इज कंसिडर्ड एज। अब एक स्केल है जो कि अप्लाई किया जाता है स्टैटिक्स में, जो कि हमारे मैग्नीट्यूड और प्रोपोर्शन के डिफरेंस को हमारे बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल स्केल, गुडनेस स्केल, रेशियो स्केल या फिर सेटिस्फैक्ट्री स्केल। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम डिफरेंस की बात करें जो कि प्रोपोर्शनल बेसिस पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रेशियो। जब हम मैग्नीट्यूड एंड प्रोपोर्शन की डिफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है हमारा रेशियो स्केल। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेबर टर्नओवर रेट्स, प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ। यानी कि जब हम रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें, लेबर टर्नओवर की, प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव्स की, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हैं? स्टैटिक्स इन प्रोडक्शन, स्टैटिक्स इन मार्केटिंग, स्टैटिक्स इन फाइनेंस एंड स्टैटिक्स इन पर्सोनल मैनेजमेंट की। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि पर्सोनल मैनेजमेंट की बात की जा रही है। और देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल किसका होगा? एम्प्लॉयर्स का, लेबर टर्नओवर लेबर, इंसेंटिव्स अगेन लेबर की बात है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अगेन लेबर या एम्प्लॉयज की बात है। ये सारी हमारे एम्प्लॉयज, लेबर्स, इन लोगों की बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनल मैनेजमेंट का एक काम है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट देन द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड विल। यानी कि जब हम इंटरेस्ट रेट में इंक्रीजमेंट की बात करते हैं और फिक्स्ड रेट जो भी हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं उसकी फिक्स्ड रेट हमारी तब क्या होगी? रिटर्न टू कॉर्पोरेशन, डिक्रीज इन वैल्यू, रिमेन अनचेंज या फिर इंक्रीज इन वैल्यू। तो देखिए जब हम जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स जो हमारी फिक्स इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या होगा? उसकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है which one of the following is shown first when the assets are arranged in order of their liquidity। यानी कि जब हम अपने assets को इस फॉर्म में शो कर रहे हैं कि हमारे जो फॉर्मेट है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में हम उसको असेट्स को शो कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी असेट्स शो की जाएगी? इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, डेटर्स या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लिक्विडिटी की बात आ रही है, और जब लिक्विडिटी की बात आती है तो सबसे पहले वो असेट्स आती है जो कि हम कैश हो या फिर हम उसको जल्द से जल्द सबसे पहले उसको कैश में कन्वर्ट कर पाएँ, यानी कि इक्विवेलेंट टू कैश हो। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी? कैश आएगी, बैंक आएगी, और वो ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि हम सबसे पहले कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैश हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि ऑलरेडी कैश है, इसको कैश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे पहले कैश, बैंक, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेट चलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम कैश लिखते हैं, फिर बैंक लिखते हैं, उसके बाद हमारी करंट असेट्स आती हैं हमारी। ठीक है, इस तरह से होता है। देन आती है हमारी फिक्स असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन असेट्स नोन एज। अब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है असेट्स में, तो वो क्या कहलाती है? सिक्योरिटीज, ब्लॉक ऑफ असेट्स, पोर्टफोलियो या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है। बेसिकली पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक बास्केट होती है जिसमें डिफरेंट तरह की हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिसमें हम अलग अलग सेक्टर जो होते हैं उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बास्केट है, इसके अंदर हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है रियल एस्टेट में, कुछ हमने कर रखा है यहाँ पर गोल्ड में, कुछ हमने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है अदर चीज़ में जैसे कि सिल्वर हो गया, कुछ हमने यहाँ पे कर रखा है फिक्स असेट्स में, कुछ हमने यहाँ पे कर रखा है शेयर्स में, बॉन्ड्स में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से बास्केट हो गई जिसको पोर्टफोलियो नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर हमने डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो रुपए थे हमने सिर्फ एक में ही इन्वेस्ट कर दिए, इसमें अलग अलग जगह करेगा। बाई
इसके करने का मेन पर्पस ये होता है कि अगर बाई चांस हमें गोल्ड में लॉस होता है तो रियल इस्टेट और जो हमारे शेयर्स हैं या फिर हमने और फिक्स असेट्स वहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसके प्रॉफिट को हम इस वाले लॉस से कंपनसेट कर पाएँ, यानी कि एक लॉस से हम अदर जो बेनिफिट हो रहे हैं उससे हम कंप्लीट कर पाएँ। अगर हम सिर्फ एक जगह अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और वहाँ पे हमें लॉस हो गया तो बहुत हमें लॉस बियर करना पड़ेगा। इसलिए इसका मेन पर्पस होता है कि आप अपने अमाउंट को अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको ज़्यादा लॉस बियर ना करना पड़े। ठीक है, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। नेक्स्ट है, ओवर द पीरियड इन्वेस्टर डिटरमाइन द कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बाय। अब ओवर अ पीरियड एक इन्वेस्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीडियन, अर्थमेटिक मीन, कैलकुलस मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये किया जाता है ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर्स एग्री टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इफ ओनली, यानी कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए एग्री है हाई रिस्क में यदि देयर एनी ट्रू स्पेकुलेशन, अगर ये सच में एक स्पेकुलेशन है, द प्रेडिकेट रिटर्न इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर टेकिंग अ रिस्क, यानी कि जो उसका रिटर्न है वो रिस्क लेने के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। देर आर नो सेफ ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर होल्डिंग कैश, कोई भी सेफ ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कैश को होल्ड करने के, या फिर द रिटर्न इज शॉर्ट, जो रिटर्न जो है वो शॉर्ट है। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। इसमें क्या है, जो हमारा प्रेडिकेट रिटर्न है वो हमें ये बता रहा है कि जो हम अगर हम इतना रिस्क लेंगे तो हमें प्रॉफिट भी इतना होगा। ठीक है, उसका रिटर्न जो है सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि आपने सुना होगा जहाँ पर हमारा रिस्क हाई होता है वहाँ पर रिटर्न भी हाई होता है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स अगर प्रॉफिट हाई होगा तो हम जो रिस्क है उसको लेने के लिए भी रेडी होंगे, लेकिन अगर हम रिस्क तो बहुत है लेकिन प्रॉफिट इसका इतना हाई नहीं है तो हम लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए जिससे कि हम रिस्क लेने को तैयार हो जाएं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लोग रेसिंग करते हैं या और भी इस तरह के गेम्स होते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है जो प्राइज मनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें लगता है कि रिस्क तो है कि उनकी जान भी जा सकती है उन सब से, या फिर उनको जो एक्सीडेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि एक वहाँ पे पॉसिबिलिटी भी होती है कि बाय चांस अगर वो वहाँ पे जीत गए, ठीक है, तो उनको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, प्राइस मनी क्या है बहुत हाई रख दिया उन्होंने। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, सेटिस्फैक्ट्री है कि वो रिस्क लेने को तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।